हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो बेसिकली फिनिश करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. This means that the governor can appoint only those person as a minister who are recommended by the chief minister. तो ऑलरेडी हमने ये चीज़ पहले भी देख ली थी कि किस तरीके से जो है गवर्नर पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे एंड उसके बाद वो पर्सन जिनको चीफ मिनिस्टर बनाना है उनको एडवाइस दिया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा एंड देन गवर्नर बाद में उन पर्सनस को मिनिस्टर बना देंगे. नेक्स्ट बोला है बट देयर शुड बी अ ट्राइबल मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. ओरिजिनली दिस प्रोविजन वॉज एप्लीकेबल टू बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए था, बट बाद में देखने को मिलेगा कि बिहार को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है. ठीक है. दे मे इन एडिशन इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ SC मतलब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और एनी अदर वर्क के लिए बेसिकली इसलिए जो है वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ट्राइबल के वेलफेयर के लिए काम करना है, शेड्यूल क्लास हो गया या फिर मतलब शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर के लिए काम करना है तो वो पर्टिकुलर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा. नेक्स्ट बताया गया है कि द 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 फ्रीड बिहार फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज देयर वर नो शेड्यूल एरिया, देखने को नहीं मिलेंगे बिहार में नाउ, एंड द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज़ वेरी स्मॉल. यानी कि कोई भी शेड्यूल्ड एरिया बिहार में अब आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन भी है शेड्यूल ट्राइब्स की वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाना ज़रूरी नहीं है. दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि 2006 में 94th अमेंडमेंट के तहत इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया. नेक्स्ट बोला गया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के दौरान द सेम अमेंडमेंट आल्सो एक्सटेंडेड द अबव प्रोविजन टू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और झारखंड. ठीक है. यानी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से तो बिहार एक्सक्लूड हो गया, बट इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है बाकी जो दो स्टेट थे छत्तीसगढ़ और झारखंड उनको ऐड कर दिया गया. यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी अब आपको ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर देखने को मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यूजुअली द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आइदर द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर. ठीक है. यूजुअली देखा जाता है कि या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर देन उस पर्सन को जो है बेसिकली मेंबर की तरफ मिनिस्टर की तरफ अपॉइंट किया जाता है. बट यहाँ पे बोला गया पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, बट विद इन 6 months ही मस्ट बिकम अ मेंबर आइदर बाई इलेक्शन और अ नॉमिनेशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज ही सीजेस टू बी मिनिस्टर. ठीक है. यानी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि मेंबर नहीं है उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट 6 महीने तक के लिए. 6 महीने के बाद या तो उसे इलेक्शन के थ्रू आना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर जैसे कि हमने पता है गवर्नर कुछ नॉमिनेशन करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में 1/6 मेंबर जो है नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं इन द स्पेशल फील्ड से. अगर या तो नॉमिनेशन के थ्रू आए या तो इलेक्शन के थ्रू बेसिकली मेंबर बने स्टेट लेजिस्लेटिव बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर का, देन वो पर्सन जो है बेसिकली कंटिन्यू कर सकता है मिनिस्टर के पद के लिए, बिकॉज वो मेंबर बन चुका है दोनों में से किसी एक हाउस का. पर अगर वो 6 महीने के बाद भी मेंबर नहीं बनता है तो उसका जो मिनिस्टर का पद है उससे छीन लिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, बट ही कैन नॉट वोट इन ओनली इन हाउस वेयर ही इज़ मेंबर. ठीक है. तो ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर कोई भी हाउस में जाके बोल सकता है, बैठ सकता है, उसकी हर एक प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है, बट वोटिंग सिर्फ वो अपने हाउस में दे सकता है जिसका वो मेंबर है. नेक्स्ट टॉपिक है ओथ ऑफ द मिनिस्टर. बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सिक्रेसी. यानी अपना मिनिस्टर पद में बैठने से पहले गवर्नर उनकी ओथ भी लेंगे और साथ साथ सिक्रेसी भी लेंगे. ठीक है. अपनी ओथ में बेसिकली क्या क्या बोलते हैं, पहला वही सेम आपको जो चीफ मिनिस्टर की ओथ हमने बताई थी सेम आपको बाकी मिनिस्टर्स की भी ओथ देखने को मिलेगी. पहला टू बियर फुल फेथ रखेंगे, ट्रू फेथ रखेंगे, एलिजेंस रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ अपना पूरा फेथफुल रहेंगे उसके लिए. सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अपहोल्ड करेंगे. फेथफुली और कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को. ठीक है. और साथ ही साथ जो है टू डू राइट टू ऑल द मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विदाउट फियर फेवर
और अफेक्शन ऑफ इल विल, ठीक है। यानी जो भी आपके पास राइट है, जो भी आपके पास आपकी जो ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है काम करना है, बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन या इल विल भावना के जो है आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है, इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी द मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील एनी पर्सन any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a state minister except as he may require to due discharge of his duty as a such minister, ठीक है। यानी कि मिनिस्टर को अगर मान लो कोई भी मैटर उसके पास आता है, ठीक है, तो उन्हें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है सीक्रेट रखना भी ज़रूरी होता है। जब तक आपको कोई कह सकते हैं डायरेक्शन नहीं मिलती किस तरीके से आपको उसको आपकी पर्टिकुलर ड्यूटी है एज अ मिनिस्टर किस तरह से डिस्चार्ज करना, तो उस पर्टिकुलर केस में कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि नहीं अब आप जो है मीडिया के सामने या फिर जनता के सामने इस चीज़ को कह दो। बट उससे पहले अगर जो जितना हो सके आपको एज अ टीम की तरह काम करना है। बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो मैटर आपके कंसिडरेशन के अंदर आप उसको किसी से रिवील मत कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर करती फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ मिनिस्टर गेट द सैलरी एंड द अलाउंसेस विच आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो भी सैलरी एक स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को मिलती है उतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगा मिनिस्टर को मिलती है। एडिशनली अगर बात करें तो सैलरी के अलावा ही गेट अ सैंक्चुअरी अलाउंस मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, यानी रैंक के हिसाब से उनको कुछ और अलाउंसेस भी मिलेगा। फ्री अकोमोडेशन रहने की जगह मिलती है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो ये सारी सुविधाएं एक मिनिस्टर को दी जाती हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ बताया गया द फंडामेंटल प्रिंसिपल underlining the working of the parliamentary system of government is the principle of collective responsibility. Article 164 clearly state that the council of minister collective responsible है state legislative assembly के, यानी कि जो भी वो काम वाम करेंगे कहीं ना कहीं उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, असेंबली के। This means that all the minister own joint responsibility to the legislative assembly फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, मतलब कोई भी काम उन्होंने किया है हर एक मिनिस्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि ऑल द मिनिस्टर्स जो भी काम वो ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि वही उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से जवाब लेना है तो जवाब कहीं ना कहीं मिनिस्टर के द्वारा उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हम तो मिनिस्टर हैं, हमारी तो ड्यूटी बनती है तो हम आपको क्यों बोले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट बताया गया है कि दे वर्क एज अ टीम, यानी जितने भी मिनिस्टर उनको एक टीम की तरह काम करना है, साथ में स्विम करना है, साथ में डूबना है, साथ में तैरना है, ठीक है। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु आर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का साथ होना, उनका कॉन्फिडेंस होना, कि अगर मान लो उनका कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, तभी अच्छे से सारे के सारे मिनिस्टर्स जो अपनी ड्यूटीज़ कर पाएंगे। यानी कि अचानक से अगर मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस समय देखने को मिलेगा किसके अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सारे के सारे मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। और उस मिनिस्टर में, यानी वो भले ही जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जा रहा है, बट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कोई पर्टिकुलर मेंबर है जो कि मिनिस्टर है जो किसी मिनिस्ट्री के पद को संभालते हैं, तो उन मिनिस्टर को भी जो है रिज़ाइन करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईच मिनिस्टर नीड नॉट रिज़ाइन सेपरेटली, यानी ऐसा नहीं हो कि उन्हें सेपरेटली रिज़ाइन करना पड़ेगा। द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अमाउंट टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो समझा ये जाएगा कि सबके सब मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहे हैं। बट रिजिग्नेशन हर एक मिनिस्टर को देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके चीफ मिनिस्टर जो है अपना रिजिग्नेशन देंगे। चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन जो है कहीं ना कहीं इक्वल होगा सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिजिग्नेशन की, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर, ठीक है, वो भी एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज़ of the electorate faithfully and call for a fresh election. The governor may not oblige the council of minister which has lost the confidence of the legislative assembly, ठीक है। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है
कि अगर वो पर्टिकुलर असेंबली जो है अब उस तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जो फेथफुली जो है अपने जो भी व्यूज़ है कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, जो भी, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अगर वही सही से काम नहीं कर पाएगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है असेंबली में बैठे हैं अगर वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय जो कहीं ना कहीं वो एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को दे सकती है और सिंपली बोल सकते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शन करवा दीजिए, ठीक है। बट देखने को ये मिलेगा कि जो गवर्नर है उस पर्टिकुलर एडवाइस के लिए ऑब्लाइज नहीं है, उन्हें लगता है तो वो करेंगे, अगर नहीं लगता तो वो बेसिकली अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि द गवर्नर मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज़ कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नर फिर डिसाइड करें किस तरीके से फ्रेश एक्शन करवाने हैं या फिर क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट क्या होता है, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान के चलो अगर आपके 60 से 70 अगर मिनिस्टर्स हैं तो कैबिनेट में मान लो गिने चुने जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होंगे ना वही उसमें होंगे, यानी 8 से 10 मान लो कैबिनेट के अंदर है। तो जो कैबिनेट होती है ना सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है, ठीक है। नीचे अगर मान के चलो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके पहले मेंबर हो गए, MLA हो गए, तो नीचे आपके MLA हैं, उससे ऊपर आपकी कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के ऊपर आपकी कैबिनेट है और कैबिनेट से ऊपर आपकी कौन है, CM है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। नीचे लेजिस्लेचर आ गया, लेजिस्लेचर के ऊपर जो आपके सारे मिनिस्टर्स हो गए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जिनके पास कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, उन्हें कैबिनेट में रखा जाता है CM के द्वारा, ठीक है। तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि कैबिनेट ने जो डिसीजन दिया है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग होगा ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर्स को। तो जो भी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनको तो बाइंडिंग है ही, बट इसके अलावा जो भी बाकी मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कैबिनेट में शामिल नहीं है उनको भी जो है वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, इवन इफ़ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, मतलब भले वो कैबिनेट मीटिंग में ना हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड विद दी कैबिनेट डिसीजन के साथ कहीं ना कहीं उन्हें खड़ा होना है एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर से आपको जो है आपको बाहर से अंदर से जो है दोनों जगह से सपोर्ट करना है उस डिसीजन को। इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री करता है विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, ही मस्ट रिजाइन। सेवरल मिनिस्टर हैव रिजाइंड इन द पास्ट ओइंग फॉर देयर डिफरेंसेस विद द कैबिनेट, ठीक है। तो यानी कि आप सोच सकते हो नीचे आपके MLA हैं, देन आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देन आपकी कैबिनेट है एंड उससे ऊपर आपकी चीफ मिनिस्टर है। तो कैबिनेट में यहाँ पे जो मिनिस्टर बैठे हैं उन्होंने जो अगर मान लो डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी फॉलो करना है, ठीक है, एंड उसके हिसाब से जो है उन्हें काम करना है। अगर देखने को ये मिलेगा कि कोई भी मिनिस्टर उनकी जो डिसीजन को फॉलो नहीं करता या फिर उससे मतलब सहमति नहीं रखता, उससे एग्री नहीं करता, तो कहीं ना कहीं जो है उनको फिर रिज़ाइन करना पड़ सकता है। और पास्ट में देखा गया ऐसे बहुत से मिनिस्टर्स थे जो कहीं ना कहीं कैबिनेट के डिसीजन से जो है अपने डिसीजन फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब मेन चीज़ के कैबिनेट के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके डिसीजन कहीं ना कहीं उनकी सोच से मेल नहीं खा रहे थे, तो उनको बेसिकली रिज़ाइन करवा दिया गया था या फिर उन्हें खुद से रिज़ाइन कर लिया, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सहमति तो ज़रूरी है, बिकॉज बिना सहमति के फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिसीजन को मान लो, अगर आप नहीं मान रहे तो सिंपली रिज़ाइन कर दो, बिकॉज बिना रिजिग्नेशन के फिर आप वहाँ पे काम भी नहीं कर पाओगे अच्छे से ना। तो इस तरह से देखने को मिलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल 164 ऑल्सो कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। दिस मीन्स दैट द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बट द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में उनको रिमूव कर सकता है, और रिमूव भी तब होगा जब बेसिकली वो मतलब बेसिकली जो आपका मेन कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं अगर वो लूज़ कर जाए तब। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है, ठीक है, या फिर डिससेटिस्फैक्शन होता है विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर कि भाई ये मिनिस्टर जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर इसका ओपिनियन जो है हमारे ओपिनियन से डिफरेंट है, तो उस केस में देखने को मिलेगा द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम to resign or advise the governor to dismiss him. By exercising this power, the chief minister can ensure that the realization of the rule of collective responsibility, ठीक है। क्योंकि देखो मेन चीज़ यही है कि अगर मान लो कोई भी मिनिस्टर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली किस तरह से गवर्नर के लिए यानी गवर्नर के प्रेशर पे वो काम कर रहे हैं, इन केस अगर उनका डिससेटिस्फैक्शन होता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर उनका ओपिनियन कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो उस केस में गवर्नर सिंपली या तो उनको उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे कि भाई तुम रिज़ाइन कर दो, या तो वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि इसको आप
डिसमिस कर दो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ये बात समझते हैं कि हमारी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए। तो अगर सब लोग कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे, यानी एक साथ जिस तरह से सिंक करना है, एक साथ स्विम करना है, सभी को जो है डिसीजन को फॉलो करना है, जो भी डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उस केस में अगर वो आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आपके ओपिनियन हमारे ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम हो सकती है फर्दर कंटिन्यू करने में। तो दैट्स वाई जो चीफ मिनिस्टर है सिंपली उनको रिज़ाइन करने के लिए बोल देता है, या फिर गवर्नर ही उनको डिसमिस कर देते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। तो ये हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख ली। अब हम देखते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि एज एट द सेंटर देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। यानी जिससे सेंटर में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसी तरह हमारे स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती स्टेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नर for a public act should be countersigned by the minister. Moreover, the court are barred from inquiry into the nature of the advice rendered by the minister to the governor, ठीक है। यानी सिंपली मेन चीज़ ये है कि कोई भी काम अगर पब्लिक के लिए किया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा, कोई भी पॉलिसी जो है मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, कोई भी लॉ लेके आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लॉ या फिर पॉलिसी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी कोई भी प्रोविजंस है उससे रिलेटेड वो कोई भी कागज़ पे या फिर उस पर्टिकुलर लॉ में जो है काउंटर साइन नहीं करेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर लॉ है मेरे द्वारा लाया जा रहा है तो मैं इस पर अपने साइन कर रहा हूँ। यानी कल को अगर उस पर्टिकुलर लॉ की वजह से, उस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से, उस रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से जो मिनिस्टर ने बनाए हैं, कहीं ना कहीं उसके वजह से अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सिटीजन्स के साथ कुछ उनके राइट्स का कोई वॉयलेशन होता है, तो उस केस में जो है लीगली किसको बेसिकली दोषी करार किया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर किया जाएगा। बट ऐसा कोई प्रोविज़न जो है इंडिया में इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। ये बेसिकली आपको जो है ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, आई थिंक सो, कि वहाँ पे जो आपके जो भी मिनिस्टर हैं वो बेसिकली उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वो काम कर रहे हैं अगर उसका कुछ बुरा असर होता है या फिर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी में, तो वो उसके लिए लीगली लायबल होते हैं। कहीं ना कहीं फिर जुडिशरी में, कोर्ट में उनका केस चलता है, फिर कोर्ट से जो है कोई कोर्ट बेसिकली सवाल पूछेगा कि इस तरह से आपने क्यों किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है बाहर है। यानी कोई भी एडवाइस अगर दी जाती है मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को, तो उस एडवाइस में जो है कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता हमारा जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कोई भी कह सकते हैं कितना साइज़ होने वाला है, कितना नंबर ऑफ मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर्स रहेंगे, क्या क्या रैंकिंग होने वाली है मिनिस्टर की, तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिटरमाइन की जाती है बाय द चीफ मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। यानी जो भी समय है या फिर जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, रिक्वायरमेंट क्या है उस समय की, तो उस बिहाफ में कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना है, क्या क्या रैंकिंग होने वाली मिनिस्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर की देखने को मिलती हैं। नेमली पहला तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके नीचे आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिखेंगे, देन आपके डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर। द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव रैंकिंग। यानी रैंकिंग का ही फ़र्क है। सबसे पहले रैंक के ऊपर देखो कहने को तो सारे के सारे मिनिस्टर ही हैं, बट एक रैंकिंग का जो है फ़र्क होता है कि सबसे ऊपर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स दिखेंगे, देन उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, देन आपके डिप्टी मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यानी रैंकिंग का यहाँ पे फ़र्क होता है। एमेंडमेंट्स फिर उस तरह से मिलते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उस तरीके से होती हैं। एट द टॉप ऑफ ऑल द 3 मिनिस्टर्स स्टैंडिंग द चीफ मिनिस्टर। इन तीनों के ऊपर कौन बैठा है? आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी जो होती है पर्टिकुलर स्टेट की। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिनिस्टर हेड द इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट में जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उनको हेड किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। जैसे कि सबसे पहले होम डिपार्टमेंट हो गया, तो होम मिनिस्ट्री जिसके पास होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर को दिए जाते हैं। एंड दे आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट के मेंबर होते हैं, इसलिए वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग, जो भी मीटिंग की जाती है कैबिनेट की उसको अटेंड करेंगे। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसीज़। यानी जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी है, पॉलिसी डिसाइड जो करनी है, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट की मेंबर्स के द्वारा, फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है।
तो यानी कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स का होता है। दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड ओवर द इंटायर गैम्यूट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, द टर्म मिनिस्ट्री और द मिनिस्ट्रीज यूज्ड ओनली इन द सेंटर नॉट इन द स्टेट, यानी स्टेट के केस में कुछ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज़ का टर्म यूज़ नहीं किया जाता। इन अदर वर्ड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट एंड नॉट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको सेंटर में देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई इसको ये मिनिस्ट्री मिली है, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है। यहाँ पे सिंपली अगर स्टेट में जो है चीज़ों को डिपार्टमेंट वाइज जो है डिवाइड किया जाता है कि इसके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके पास जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, और द डिपेंडेंट, और कैन बी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसको या तो इंडिपेंडेंटली कोई चार्ज दे दिया जाएगा, या तो डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, या फिर उसको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाएगा। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट सबसे ऊपर आता है, फिर आपके जो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। तो क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर नहीं है तो वो अटेंड नहीं कर सकते कैबिनेट की मीटिंग को अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट आर कंसर्न बाय द कैबिनेट। यानी अगर कैबिनेट को लगता है कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालता है उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है कैबिनेट के मिनिस्टर के द्वारा, तो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है तब उसको इन्वाइट किया जाएगा उस कैबिनेट की मीटिंग में, एंड देन फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है स्टेट का, क्योंकि वो कैबिनेट का मेंबर नहीं, इसलिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उनको इनवाइट ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट इन द रैंक का डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर देख लिया, फिर आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख लिया, किस तरीके से उनके पास जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट चार्ज है डिपार्टमेंट के, या फिर अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट। मतलब बेसिकली एक ही चीज़ है, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, और या तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा या फिर उनको अटैच कर दिया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स की। तो नेक्स्ट रैंक जो होती है आपके डिप्टी मिनिस्टर्स की होती है, दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्हें कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, दे आर सिंपली अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही अटैच्ड होते हैं, एंड असिस्ट करते हैं उनको उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में, पॉलिटिकल कामों पे, कोई भी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं असिस्ट करने का काम करते हैं। एंड दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि ये मेंबर नहीं है तो इसलिए कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, और इनको इन्वाइट भी नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है तो आप सोच सकते हो कि कोई डिपार्टमेंट इनके अंदर नहीं है तो इनको मीटिंग में फिर बुलाया क्यों जाएगा ना। मेनली उन्हीं को बुलाया जाएगा जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो, और क्योंकि ये कैबिनेट के मिनिस्टर के साथ अटैच्ड होते हैं तो उनसे जो भी काम होते हैं वहीं पे वो परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए मीटिंग में इनको वैसे भी नहीं बुलाया जाता कि जो मेन मिनिस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी से जुड़े हुए हैं उनका रहना वहाँ पे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हायरार्की आई थिंक आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आपका चीफ मिनिस्टर है, उसके नीचे आपके कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर वो है जिनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं, सारे जो भी पॉलिसीज रिलेटेड जो भी बनानी है उनमें कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। इसके बाद आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं जिनके पास दो तरह के ऑफिस होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है, या तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, अटैच डिपार्टमेंट होता है बेसिकली। एंड उसके नीचे आपके डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, कोई इनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता डिपार्टमेंट का, दे सिंपली असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट है एट टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर द लोकल पॉलिटिकल रीजन के लिए अपॉइंट किया जाता है। जब लगता है कि भाई यहाँ पे 3-4 पार्टीज़ ने मिलकर जो है सरकार बनाई है, यानी कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, तो उस टाइम पे देखने को मिलता है एक लीडर को सीएम बना दिया जाता है, तो दूसरा कहता है कि भाई मुझको भी कुछ दो, तो उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब एज सच आपको देखने को मिला कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे डिप्टी सीएम का, बट एक लोकल पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ही जो आपको देखने को मिलेगा किसी को डिप्टी सीएम बना के अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कैबिनेट की अगर हम बात करें, दिस इज़ अ स्मॉलर बॉडी होती है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। इज़ द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस तरह से सेल है, तो सेल का न्यूक्लियस कौन होगा? आपका कैबिनेट। ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा होता है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लोग ही रखे जाते हैं। देखो मेन कैबिनेट की देखो ज़रूरत की होती है। अब मान लो एक पॉलिसी है, ठीक है, उसको लेके आनी है, अगर उस पॉलिसी पे अब डिसीजन किया जाएगा तो अगर आप वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लो
60 से 70 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उन 60 से 70 पर्सन से अगर आप कहीं ना कहीं मिनिस्टर से अगर आप एडवाइस लोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मैं इससे सहमत नहीं, कोई बोलेगा नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो काफ़ी डिले हो जाएगा ना प्रोसेस में। वहीं यहाँ पे एक छोटी सी कोई बॉडी हो कैबिनेट टाइप, जिसमें आप देखोगे 8 से 10 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने की कोशिश करोगे इस पॉलिसी के ऊपर, तो बहुत जल्दी डिसीजन निकल के आएंगे ना, टाइम नहीं लगेगा। दैट्स वाई जो है कुछ ही इंपॉर्टेंट लोगों को उस कैबिनेट में रखा जाता है, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट है बेसिकली। दैट्स वाई अगर कुछ भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो है सहयोग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इट इज़ अ रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी का इन द स्टेट गवर्नमेंट में, यानी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में कोई है चीज़ जो काम करती है बेसिकली बैकएंड में, तो वो आपकी कैबिनेट ही होते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर ही सारे के सारे पॉलिसी में डिसीजन देते हैं। इट परफॉर्म्स अ फ्लोइंग रोल। पहला, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ स्टेट, यानी हाईएस्ट डिसीजन जो लिया जाता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, यानी जो भी पॉलिसी को फॉर्मेशन करना है, किस तरीके से कोई पॉलिसी को बनाना है, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट का काम होता है। इट इज़ अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है, मतलब लॉ भी कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन यही करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम भी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। इट इज़ अ चीफ कोऑर्डिनेटर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जितने भी स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम इनके थ्रू होता है। इट इज़ एडवाइजरी बॉडी होती है गवर्नर को, यानी गवर्नर को जो बैकएंड में हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय दी, मतलब यानी जो भी एडेड एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और इसको हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो वो एडवाइस बेसिकली कौन देता है, स्पेसिफिकली आपके कैबिनेट के द्वारा एडवाइस दी जाती है। बिकॉज बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, कैबिनेट में 8 से 10 लोग मौजूद हैं, आप उनसे एडवाइस लो, rather than कि एक 60 से 70 मिनिस्टर्स की जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ से एडवाइस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है, दस डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं कैबिनेट बताते हैं। नेक्स्ट है, डील्स विद ऑल द मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स से डील करते हैं, ये कोई भी लॉ लेके आना है, फाइनेंशियल मैटर में लेके आना है, तो वो सब चीज़ें इनके द्वारा की जाती है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द हायर अपॉइंटमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसे वहाँ पे काम किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो हर एक चीज़ जो है इनके द्वारा देखी जाती है। तो दैट्स वाई कैबिनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे हम सेंटर की बात करें या फिर स्टेट की बात करें, ठीक है। तो गिने चुने 8 से 10 पर्सन ही हैं कह सकते हैं जो पूरे स्टेट को चला रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटीज़। इसमें बेसिकली बताया गया है कि द कैबिनेट वर्क थ्रू वेरियस कमेटीज़, ऑब्वियसली बात है कि 8 से 10 लोग, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा देश को चला रहे हैं, ठीक है, बट बैकएंड में और भी लोग होते हैं, कुछ कमिटीज़ होती है जो उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है उनके काम में। तो वही बात है कि द कैबिनेट वर्क थ्रू द वेरियस कमिटीज़ के थ्रू काम करता है, जिसको हम कैबिनेट कमिटीज़ बोलते हैं। एंड दे आर ऑफ 2 टाइप की होती है, स्टैंडिंग एंड एडॉक कमेटी। ये हमने जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ रहे थे तो भी हमने डिस्कस किया था। 2 कमिटीज़ होती है, स्टैंडिंग जो कहीं ना कहीं हर साल आपको देखने को मिलेगी, एडॉक जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जैसी पर्पज़ जो है फुलफिल हो जाता है, जैसे वो बेसिकली जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है वो पूरा हो चुका है, देन उसको फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। द फॉर्मर आर परमानेंट नेचर, यानी स्टैंडिंग कमेटी जो होती है कहीं ना कहीं परमानेंट होती हैं, बाकी दूसरी वाली जो होती है डॉक वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेटअप बाय द चीफ मिनिस्टर के द्वारा से बनाया जाता है कम्युनिटीज़ को अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन किस तरीके से है, उस पर्टिकुलर मैटर में किस तरीके से मतलब काम करना है, तब उसके हिसाब से जो है चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, फिर उसकी तरह इनके द्वारा बनाई जाती है। हैंस देयर नंबर, नॉमेनक्लेचर, कंपोजिशन वेरी करता है टाइम टू टाइम, यानी कितने इसमें कैबिनेट में कितने कैबिनेट कमिटीज़ में कितने मेंबर होंगे, क्या कंपोजिशन होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं समय टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। They not only sort out issues and formulate proposal for the consideration of the cabinet but also take decisions भी लेते हैं। However, the cabinet can review their decisions, यानी जो कैबिनेट कमेटी है उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर मुद्दे पे ना इस तरीके से काम करो, एंड मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे रिव्यू करेंगे उनके डिसीजन को। तो जितने भी इशूज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, कैसे फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसीज़, तो वो सब भी इनके द्वारा कैबिनेट कमेटीज़ के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बेसिकली फिनिश हो चुका है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
बहुत ही छोटा चैप्टर था। ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स हमने पहले पढ़ चुके हैं गवर्नर के केस में या फिर चीफ मिनिस्टर के केस में, वही पॉइंट जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो एक तरह से आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अदरवाइज़ हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब